हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर हम कल के नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब कि पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपके लिए हो सकता है कल का ना हो, आज का हो। मैं अगले पार्ट को अगले दिन शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करो भाई एक बार, एज यूजुअल मेरे बताने से पहले फिर मैं बताता हूँ। इफ़ डिक्रीजिंग 180 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई x%। तो अगर आप 180 को x% घटाओगे, अगर आप किसी चीज़ को 30% घटा देते हो, मान लो आपने किसी चीज़ को 30% घटा दिया, तो आप उसका कितना परसेंट निकाल रहे हो? उसका 70%। अगर आप किसी चीज़ को 30% घटा रहे हो तो उसका 70% बच गया। ऐसे ही 180 को अगर x% घटा दिया तो 180 का कितने परसेंट बच जाएगा? 180 का बच जाएगा 100 माइनस x%। तो 100 माइनस x% ऑफ 180 इज इक्वल टू, और अगर आप 60 को x% बढ़ा दोगे तो 60 का, किसी चीज़ को 20% बढ़ा दिया तो उसका 120% हो जाता है। तो यहाँ पर 60 का कितने परसेंट हो जाएगा? 100 प्लस x% ऑफ 60। और मैंने आपको क्या बताया है कि किसी चीज़ का कुछ परसेंट, किसी वैल्यू का कुछ परसेंट, तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हो। तो 100 माइनस एक्स को यहाँ पर भेज दो। मैं पॉजिटिव को ऊपर रखना चाह रहा था, ठीक है। 60 को इधर भेज दो। 180 बाई 60 तो ये क्या हो जाएगा? 3/1, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आ गया कंपोनेंडो डिविडेंडो का। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप अलजेब्रा के अंदर सीखेंगे, लेकिन बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पर भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। क्या है कि अगर हमें a बाई बी पता है, अगर हमें दो चीज़ों का रेशियो पता है, कुछ भी इसे मैं मान लूँ 5/2, तो हमें उनके सम और डिफरेंस का रेशियो पता लग जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी। सम क्या है? a प्लस बी। डिफरेंस क्या है? a माइनस बी। तो इनके सम और डिफरेंस का रेशियो चाहिए, तो 5 और 2 7, और 5 में से 2 गए 3। यहां तक तो सब सिंपल है। अब मजे की बात यह है कि अगर हमें इनके सम और डिफरेंस का रेशियो पता है, तो हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के इन वैल्यूज का रेशियो ही पता लग जाएगा। एग्जैक्टली सेम काम करना है। यहां पर आपने क्या किया था? 5 और 2 को जोड़ के ऊपर लिखा था, और 5 और 2 का डिफरेंस नीचे लिखा था। यहां पर भी वही करना है। 7 और 3 का सम ऊपर 10, और 7 में से 3 गए 4, तो ये क्या आ जाएगा? 5/2 वही। और कोई जादूगिरी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको दो चीज़ों का सम पता है और दो चीज़ों का डिफरेंस पता है, तो माइनस से पहले वाली वैल्यू इनके सम का हाफ, यानी कि 10 का हाफ 5, और माइनस के बाद वाली वैल्यू b इनके डिफरेंस का हाफ, यानी कि 7 में 3 के 4 का हाफ 2, 5:2। तो ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो? कि अगर हमें ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो। तरीका सेम लगेगा। ऊपर दोनों चीज़ों का सम, नीचे दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस। सिंपल। नाम थोड़ा सा भयंकर है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऐसे लगता है कि कोई राक्षस सा आया है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट है, ये बहुत बार ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं सर, क्या ही जाता है। नहीं, बहुत बार कंपोनेंडो डिविडेंडो आपकी एक स्टेप बचाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, तो उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो हमें क्या पता लगता है? a बाई बी, यानी कि 100/x। a प्लस बी a माइनस बी, तो 100/x पता लगता है कैसे? 3 और 1 4, सम 3 में से 1 गए 2, यानी कि 2। तो अब इस 2 से भी इसको काट दूं 50, तो यानी कि x इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50। ठीक, क्लियर है? अब यहां पर देखें, देन x की वैल्यू हमें मिल गई है। देन x% ऑफ 410, तो 410 का 50% जो कि होगा 205। 50% ऑफ 210, 205 410 विल बी मोर देन x प्लस 20% ऑफ 210। x की वैल्यू 50 है, 50 और 20 70%, तो इसका 70% क्या होगा? इसका 10% तो 21 है, तो 21 7 147, ये 70% होगा। 147 से ये कितना ज़्यादा है? तो काटापीटी हो रही है कि नहीं? इसके अंदर 21 और 7 है, यानी कि 3 और 7 है इसके अंदर। ये ना तो 3 से डिवाइड हो रहा
7 दूनी 14 ना, ये 7 से डिवाइड हो रहा, तो यानी कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होएगा। तो देख लेते हैं भाई साहब कितना ज़्यादा है। 15 में से 7 गए 8, 19 में से 14 गए 5। एक छोटी सी जो चीज़ मैंने यहाँ पर की है, 15 में से 7 गए 8, उसके बाद कई बार बच्चे क्या करते हैं, 9 में से 4 गए 5, 1 में से 1 गए 0। तो आप एक आधी बार इन दो को इकट्ठा देख लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा कैलकुलेशन में। जैसे 15 में से 7 गए 8, तो मैंने आगे से कैरी लिया होगा, आगे 20 है तो 20 की जगह 19 बच गया, 19 में 14 गए 5। ऐसे भी कभी कभी देख लिया करो। तो 147 से 58 ज़्यादा है, तो 58 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 147? तो इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 कन्वेंशनल, ठीक है, एंड नंबर 2 यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट करूँ। अप्रोक्सीमेट करने में मेरी मदद करेगा परसेंटेज का पिरामिड। किसी चीज़ को देखते ही मुझे 100% पता लग जाता है, 10% पता लग जाता है, 1% पता लग जाता है, 0.1% पता लग जाता है, याद हो तो बताया था। तो उसकी मदद लेते हैं। उसमें हम दो चीज़ों की मदद लेते हैं, 10% की और 1% की। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका 10% कितना है। तो इसका 10% तो मन ही मन में 14.7 आपको पता है ना, है ना। इसका अगर आप 4 गुना करोगे, 14 चौके 56, हालांकि ये 14.7 है, ये करीब है किसके, 15 के करीब है। फिर भी मैं 4 गुना कर रहा हूँ, देख लूंगा 4 गुना से कितना कम है। तो 4 7 28, यानी कि आपको 40% मिल रहा है। 10% ये चीज़ मैंने मन ही मन में देखी है, ये चीज़ ऐसे मन ही मन में देखी है 14.7। मैं इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 7 28, 4 इंटू 14 56 और 2 58। तो मुझे एक बात पता है कि 40% 58.8% है, तो ये 40% से थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा सा कम तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट करना। मैंने एग्जैक्ट 58 नहीं निकाला, 58.8 इसके आसपास आ गया। ठीक है, आगे इसको और बेहतर बताएंगे कि सर अगर ये दूर होता तो किसी क्वेश्चन में दूर होगा तो उसमें करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं, देखो वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करो। एग्जामिनर ने बताया है कि अगर मैं 60 को x% बढ़ा दूं, इसको x% बढ़ा दूं, या 180 को x% घटा दूं, तो मैं एग्जैक्टली सेम जगह पर पहुंच जाता हूं। इसको x% बढ़ा दूं और 180 को x% घटा दूं तो उतनी ही वैल्यू आती है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं x% ही निकाल रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू से 3 गुना बड़ी है, तो इसका x% भी इससे 3 गुना बड़ा होगा। मान लो अपने पास राम है और श्याम है। राम जो है उसकी सैलरी है 10,000, श्याम की सैलरी है 20,000। राम भी अपने बेटे की जो पॉकेट मनी है वो 10% देता है, श्याम भी अपने बेटे की पॉकेट मनी जो है वो 10% देता है। तो आपको क्या लगता है, इनके बेटों की जो पॉकेट मनी है वो सेम होएगी? नहीं, ये 10,000 का 10% है, ये 20,000 का 10% है, तो डबल वैल्यू का सेम परसेंट है, तो इसकी पॉकेट मनी डबल होएगी। रुपए में, एग्जैक्ट रुपए में देखेंगे तो डबल मिलेगी। तो ऐसे ही आप ट्रिपल वैल्यू का भी x% निकाल रहे हो, इसका भी x% निकाल रहे हो, तो इसका जो x% है वो क्या आएगा, वो 3 गुना आएगा इसके कंपैरिजन में। यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 3 और 1 4 यूनिट। और एक्चुअल में पूरा डिस्टेंस कितना है, 120। 120 को 1:3 रेशियो में डिवाइड करो, 3 और 1 4, 4 का 30 गुना है, तो 1 3 30, 30 3 90। तो 60 को 30 बढ़ाया गया, यानी कि 50% बढ़ाया गया। परसेंटेज में देखोगे तो 60 पर से 30। 180 को 90 घटाया गया, तो 180 का तो आधा है 90, यानी कि 50% घटाया गया। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्टली बोलूं, अगर आप दो वैल्यूज का x% निकाल रहे हो, दो अलग अलग वैल्यूज का सेम परसेंट निकाल रहे हो, तो वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में वैल्यूज हैं। अगर कोई वैल्यू डबल हुई तो वो डबल होगा, ट्रिपल हुई तो ट्रिपल होगा। तो ये डिस्टेंस 1 होगा, ये डिस्टेंस 3 होगा डायरेक्टली, क्योंकि हमेशा वो 2 गुना 3 गुना नहीं मिलेगा ना, कभी कभी रेशियो 2:3 मिले, तो इनका x% भी 2:3 रेशियो में होगा। क्लियर है? तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 50, कि भैया x की वैल्यू 50 है, उसके बाद जो आगे का रास्ता है वो सेम ही होएगा।
और पिछला क्वेश्चन भी आया हुआ था CHSL में, ये क्वेश्चन आया हुआ था CPO में, और हो सकता है अगला क्वेश्चन जो मैं करवाऊँ वो आ जाए CGL में। इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, 50 को x% बढ़ाने पर जो रिजल्ट मिलता है वही 110 को x% घटाने पर मिलता है। तो 50 को x% बढ़ाऊंगा तो निकलेगा 50 का 100 + x% ऑफ 50 इज इक्वल टू 100 - x% ऑफ 110, यही है ना। तो 100 + x 100 - x इज इक्वल टू 11/5, 110/50 आपको पता है। तो 100/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मन ही मन में हम देख सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से। 11 और 5 16, 11 में से 5 गए 6, यानी कि 2 8 2 3, 4 दूनी 4 25, x उधर ऊपर जाएगा 25/2, यानी कि 37.5%। x की वैल्यू हमें मिल गई। x की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते थे, आपको पता है 100 और 50 और 110 है, ये हमारी एक वैल्यू है 50, इसको x% बढ़ाया, 110 को x% घटाया, तो ये सेम जगह पहुंच गए। मतलब इसका भी x% निकाला, इसका भी x% निकाला, तो दोनों का x% निकाला है सेम, तो वो 5:11 के रेशियो में होगा, जिस रेशियो में वैल्यूज है। ठीक है, तो 11 और 5 16, टोटल डिस्टेंस 16 है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है 50 और 110 के बीच में 60, तो 60 का कौन सा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 को अगर मैं 5 और 11 16 हिस्सों में बांट दूं, 11 और 5 16 हिस्सों में अगर 60 को बांट दूं तो उसमें से 5 हिस्से मुझे चाहिए, तो ये गैप आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेनी, हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना कि अगर ये x% बढ़ा है तो उस x की वैल्यू क्या है, तो मैं देख लूंगा कि ये गैप इतना है, यहाँ पर इतने का इंक्रीमेंट लगा है, तो ये जो भी चीज़ है ये 50 का कितने % है, तो डिवाइडेड बाई 50 गुणा में 100, दैट्स इट। या फिर मैं पहले सिर्फ फ्रैक्शन चेक कर लेता हूँ, जरूरत पड़ी तो गुणा में 100 कर लेंगे। तो भाई 2 3 6 2 8 16 3/8 यानी कि 37.5, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 37.5, यानी कि फ्रैक्शन में 3/8, जो भी हमें ठीक लगेगा उसे यूज़ कर लेंगे। देन x% ऑफ 650 का x% कितने % ज़्यादा है इससे, तो यानी कि दोनों चीज़ों का रेशियो चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कितना ज़्यादा है कम है क्या मामला है। तो 650 का x% यानी कि 3/8, तो 3/8 ऑफ 650 एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखेंगे, इज व्हाट % मोर देन, अभी बता रहा है x + 20%, तो x की वैल्यू तो 37.5 है, तो ये भद्दी सी वैल्यू नहीं हो जाएगी 57.5, क्यों ना इसको फ्रैक्शन में कर ले। x की जगह पर तो है 3/8 और 20 की जगह पर है 1/5 फ्रैक्शन में, तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा 8 और 15 23/40, 8 एकम 8 5 3 15 23/40, तो हमें 23/40 निकालना है 180 का, तो गुणा में 23 बटे में जो 40 है उसको ऊपर भेजूंगा और गुणा में 180, एक स्टेप में करना सीखो, इसको सोल्व करके आंसर दे दो, दैट्स इट। ठीक है, देखें 0 से 0 गया, 8 से गया जी ये 5 पर, ठीक है, 3 से गया ये 6 पर, और कुछ नहीं कट रहा, तो 325 इज व्हाट % मोर, इसने पूछा है 23 के 138, 138 से कितने % ज़्यादा है। ओके जी, तो मैं देख सकता हूँ कि ये 13, वैसे तो आपको 138 से ये ज़्यादा ही लग रहा है, 138 से ज़्यादा है, तो 138 के तो डबल से भी ज़्यादा है, इसका डबल कितना होएगा 13 का डबल 260 और 8 का डबल 16, 260 और 16 276 से भी बड़ा है ना। तो मैं 325 में से इसका अगर मैं 3 गुना करूँ तो इसका 3 8 24
और 3 इंटू 13 390 और 24 414 414 से तो छोटा है, 3 गुना से बड़ा नहीं है, 2 गुना से बड़ा है। तो इसका 2 गुना है 260 और 16 276। तो मैं एक बार 276 हटा देता हूँ। 15 में से 6 गए 9 और ये हो गया जी 31, 31 में 27 गए 4। तो 200% मैंने अलग से लिख दिया, 2 गुना हटा दिया, उसके बाद अलग से बच गया 49। ठीक है, अब ये 49 कितने परसेंट है, यानी कि मैं कह क्या रहा हूं, अगर मैं आपको समझाऊं, थ्री 325 को मैंने 276 और 49 ऐसे तोड़ लिया, 138 के डबल से भी ज़्यादा था, तो पहले मैंने इसका डबल घटा लिया कि 200% को एक बार हटाएं, फिर बचे खुचे को देख के, तो बच गया 49। अब मैं 49 को देखूंगा 138 का कितना परसेंट है, तो 138 का 10% कितना है 13.8, तो मैं उससे अंदाजा लगाऊंगा। 13.8 का मतलब है 14, 14 मान लो, 14 का कितना गुना है ये, 14 तिये 42, 14 चौके 56 है, 3 गुना के लगभग दिख रहा है, 14 तिये 42, तो मतलब 10% का 3 गुना 30 की लाइन में है, तो ये 230 की लाइन में है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे का 230 समथिंग परसेंट है, तो ज्यादा कितनी होगी 130 समथिंग परसेंट। एक ही ऑप्शन है, हमें इतना एक्यूरेट जाना ही नहीं पड़ा ऑप्शंस के कारण, और एक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे सर एक्चुअल जाना पड़े तो फिर 49/138 इंटू 100 कर लो एक। तो दूसरा तरीका क्या होगा अभी बता देता हूँ, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। देखो हमें एक बात तो पता लग गई कि भैया 30% से ज़्यादा है, तो मैं सीधा 13.8 का 3 गुना कर रहा हूँ, 3 8 24, 13 3 39 और 2 41, 41.4, ये कितना है, ये 30% है। अब मैं ये देखूंगा बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 41.4 से हमें और कितनी जर्नी पूरी करनी है, 49 तक जाना है, तो 49 में से 42 घटाऊंगा, 7.6 और जाना है। अब मैं इस 7.6 को 10% से डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 1% से, कि 1% इसमें कितनी बार आया, तो उसका 1% कितना है 1.38, तो 1.38 से मैं इसको देखूंगा। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं 1.4 ही मान लूं, तो 14 5 70, 14 छिके 84, तो ये 14 5 70। अगर मैं इसको 1.4 मान लूं तो 14 5 70, लगभग 5 गुना के, इसका 5% करके देख लेते हैं। 5 8 40, 13 5 65 और 4 6.9, तो ये 5% है। अगर मैं 6.9 का डिस्टेंस ट्रैवल कर लूंगा तो भी 7.6, अभी और भी डिस्टेंस बचा है, यानी कि 35% से भी बड़ा है, यानी कि 36% है ऑप्शन। ठीक है, इतना डिटेल में एसएससी के अंदर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हमें आना चाहिए। डीआई में बहुत ज़्यादा सीखेंगे हम इसको। ये बताओ जी, इफ x प्लस 20% ऑफ 250 का x प्लस 20%, x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, तो x% ऑफ 220 निकाल लें, उससे 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा यानी कि चीज़ कितने गुना होती है, चीज़ होती है 5/4 गुना, आपको याद होना चाहिए 5/4 गुना। बस इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो स्वीट 0 2 दूनी 4, 2 से 11 पर, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, उस वो काटने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, परसेंटेज से परसेंटेज अंडरस्टूड है, वो कट ही जाएगा, बाजू बाजू 25। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़ वैसे तो। ठीक है, जैसे 2 को, दोनों तरीके बता दूंगा। 2 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो 2 5 10, तो 10 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 10x प्लस 200 इस इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 11x, 10x उधर गया तो x इस इक्वल टू 200, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 200। ठीक मिली है ना, 10x प्लस 200, ठीक है जी, ठीक मिली है।
दूसरा तरीका मैं क्या कर रहा था, कभी कभी हमें चीज़ें इस फॉर्मेट में मिलती हैं डायरेक्ट, मैं इस x को इधर ले आऊँ, x को, और सारे सौदे को उधर ले जाऊँ, x + 20 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, x को इधर ले आया तो उधर ऊपर क्या रखा है 11, और इधर नीचे क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 20 का डिफरेंस है, और ये एक्चुअल चीज़ें हैं, x + 20 और x, ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये सिर्फ रेशियो है। तो यहाँ पर रेशियो में 1 का फर्क है, तो क्यों ना वहाँ पर भी 20 का कर दे। तो 20 का कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे 20 से गुणा करोगे, x के सामने देखो आ गया 200, x + 20 के सामने आ गया 220, कहीं पर भी कंपेयर करके निकाल लो x की वैल्यू 200। ओके जी, देन x की वैल्यू 200 आ चुकी है, देन 10% ऑफ x + 50, तो यानी कि 200 + 50 का 10%, 250 का 10%, 25 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 15% ऑफ 200, 200 के 15% से कितना कम है, तो 200 का 15% कितना होगा, 100 का 15% 15 होता है, तो 100 से डबल है 30 होएगा, तो 30 से कितना कम है 25, तो भाई साहब 5 कम है, 5 कम है 30 से, तो 5/30 कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि 16.66%, ऑप्शन सी। ठीक है, %30 ऑफ x - y इज इक्वल टू 20% ऑफ x + y। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का खेल चल रहा है, तो क्यों ना x + y को ऊपर रखते हुए इसको उधर भेज दें, तो x + y बटे में x - y इज इक्वल टू, इस 20 को इधर मैं नीचे लाऊँ 30/20, तो ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा 3 + 2, यानी कि जो प्लस से पहले वाली चीज़ है ना, प्लस से पहले वाली, चलो x + y को तो मैं y + x भी लिख सकता हूँ, लेकिन x - y को y - x नहीं लिख सकते, तो जो माइनस से पहले वाली चीज़ है वो ऊपर आएगी, माइनस के बाद वाली चीज़ नीचे आएगी, और ऐसे ऊपर प्लस नीचे माइनस ऐसे रखना। तो 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है। वो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट % ऑफ x इज y, x का कितने % y है, तो x है 5, 5 का कितने % 1 है, 5 का कितने % है 1, 1/5 है, 20% है। 5 का कितने % है 1, 1 कितने % है 5 का, 1/5 है, यानी कि 20% है, या इंटू 100 कर लो। ठीक है, बताओ निम्न में से किसके बराबर नहीं है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर नहीं है उसने पूछा है। x% ऑफ y + y% ऑफ x, तो x% ऑफ y क्या होएगा, x/100 इंटू y। ठीक है, y% ऑफ x क्या होएगा, y/100 इंटू x। तो यहाँ पर आपको एक ये चीज़ समझ में आई कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, क्योंकि x% ऑफ y का क्या मतलब है कि x और y की गुणा होएगी और नीचे बटे में 100 होएगा, x और y की गुणा होएगी और नीचे बटे में 100 होएगा, यही है। परसेंटेज का मतलब नीचे बटे में 100 होएगा, ऊपर x और y है उनका प्रोडक्ट, और y% ऑफ x का क्या मतलब है कि y और x की गुणा होएगी और नीचे बटे में 100 होएगा। तो चाहे मैं 650% ऑफ 20 निकालूं या मैं 20% ऑफ 650 निकालूं, बात एक ही है। तो कोई अगर आपको 20 का 650% निकालने को बोले, तो इस परसेंटेज को आप यहाँ से वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, और एक आधी जीरो को इधर उधर भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 2% ऑफ 6500, क्या ही फर्क पड़ता है। होना क्या है, इस परसेंटेज की जगह नीचे 100 आना है, तो परसेंटेज यहाँ पर उसकी जगह 100 आना है, और इन दोनों की गुणा होनी है, इन दोनों की। तो चाहे 20 या 650 की गुणा हो, या 2 या 6500 की गुणा हो, क्या फर्क पड़ता है जी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम ही तो बात है। अब की बार ये जीरो मैंने यहाँ पर चिपका दी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सर हम कैसे करेंगे, जैसे हमें आसान होगा, अगर कभी ऐसे करना भी पड़े, जैसे हमें आसान होगा वैसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है ये समझाने के लिए, क्लियर है।
तो अब इस चीज को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ये x% ऑफ y क्या हो गया, x बाई वाई अपॉन 100, y% ऑफ x इज सेम y x अपॉन 100, x इंटू वाई हो या y इंटू एक्स सेम ही बात है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy अपॉन 100। तो नीचे एक 100 है जिसके ऊपर जाकर परसेंटेज बनेगी, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2/100 इंटू XY। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2% ऑफ XY। आप बोलोगे जी हाँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x अपॉन 100 इंटू वाई। हाँ, तो आप बोलोगे सर ये तो बन गया 2x% ऑफ y। 2x अपॉन 100 का क्या मतलब है, 2x% ऑफ y। तो ऐसे लिख लिख कर देखने की बजाय आपको खुद ही अब पता लग जाना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई y अपॉन 100, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 अपॉन 100 इंटू 2xy। तो ये हो गया 1% ऑफ 2xy। तो कुल मिलाकर मैं इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूं, बस इसका और इसका प्रोडक्ट मिलाकर 2xy आना चाहिए। ऊपर मुझे 2xy चाहिए और ये परसेंटेज है इसलिए नीचे 100 आ जाएगा। देखो 2x और y इनका प्रोडक्ट क्या है, 2xy, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 2xy, ये भी ठीक है। मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे बताऊँ, 2%, हाँ, xy% ऑफ 2। क्या ही दिक्कत है, XY बटे में 100 इंटू 2xy अपॉन 100 सेम ही आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है कि अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2xy, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0.5% ऑफ 4xy, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2xy आ रहा है, लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2xy लिख सकते हैं, यहाँ पर 3xy आ रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि ये उत्तर है। ठीक है, बताओ भाई, जितने भी तरह के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे करवाऊंगा, आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ेगी और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे जब आप इस मटेरियल को रिपीट करोगे, इसकी PDF को रिपीट करोगे। ठीक है, और एक आपको प्यारी सी बात यहाँ पर मेरे को याद आ गई। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो तैयारी करते हैं और उसके बाद जब वो पेपर में जाते हैं पेपर देने, तो उससे पहले उनका माइंड सेट ये रहता है कि भाई देखेंगे उस दिन कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, हमने तैयारी तो बढ़िया कर ली। या फिर देखते हैं उस दिन दिमाग कैसा चलता है। तो उस दिन दिमाग कैसा चलता है, हमें इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठना। मुझे एक बात बताओ, अगर उस दिन आपका दिमाग भले ही ख़राब चल रहा हो, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे कि नहीं? चाहे आप बेहोश हो रहे हो, कोई आपको ये पूछे 3 इंटू 2 क्या होता है, तो आप 6 ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपकी जो मास्टरी है वो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही ज़बरदस्त मास्टरी है। तो ये लगता है कि हमें उस दिन पता नहीं दिमाग कैसा चलेगा, वो बात नहीं होती। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे उसके कारण हो सकता है, एक आधे सवाल, बस जिसमें से एक सवाल हो गया, 100 में से 3 सवाल हो गए, इतना। अदरवाइज टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मास्टरी कितनी है। तो जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जो PDF की फॉर्म में आपको मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको इतनी बार रिपीट कर दो कि वो कंटेंट आपके लिए आसान हो जाए। आपको मेरी ये बात फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगी, आपको ये लगेगा कि वो आसान नहीं होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और वो ज़रूरी भी हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। पहली बार तो आपके लिए चलना भी मुश्किल था, आप नॉर्मली चल तो पाते हो, कॉन्शियस तो नहीं रहना पड़ता ना कि कहीं गिर ना जाऊं, बैलेंस बनाना नहीं पड़ता, बॉडी इंटेलिजेंट हो गई है अपने पास, मसल मेमोरी हो गई है आपके पैरों में। ऐसे इन चीज़ों की मसल मेमोरी होती है। 3 दूनी 6 ऐसे नींद में बोल दोगे आप, सोचने की भी जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है आप 3 दूनी 6 सोचते हो? नहीं, ऑटोमेटिक आंसर रखा है। तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता है, बट जो आपको कंटेंट दिया उसको इतनी बार कर दो, इतनी बार कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने उसमें मास्टरी हासिल कर ली तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने एग्जाम पे मास्टरी हासिल कर ली। इतना वेल रिसर्च्ड कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंटेंट के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली, फिर सिर्फ एक स्टेप रहता है, क्या? आपने नॉलेज सारी ले ली, आपने प्रैक्टिस सारी कर ली,
बस उसको अप्लाई करने का ढंग सीखना, वो आप मॉक टेस्ट दे दे के सीखोगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो आपने मिनिमम 3 बार इस कोर्स को करना है, मिनिमम 3 बार। अब कई बच्चों को ये लगेगा कि 3 बार कौन करता है सर, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। आपके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो, किसी और के पास है, वो कर लेगा, वो 5 बार भी कर लेगा। उसको थोड़ी सी ज़्यादा आग है उसके मन में, वो 10 बार भी कर लेगा। कोई नहीं, आप 3 बार नहीं कर सकते तो ड्रॉप योर ड्रीम, एज सिंपल एज दैट। कोई और उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, कोई और अपनी जान झोंकने के लिए तैयार है। तो ये नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप कम इंटेलिजेंट हो, या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंस में फ़र्क होता है, बट अगर पूरी सक्सेस के अंदर इतनी पूरी सक्सेस को अचीव करने में अगर इतना एफर्ट लगता है तो उसमें इंटेलिजेंस का इतना रोल है बस। बाकी रोल है कि बंदा किस जुनून के साथ लगा, उसको कितनी ज़रूरत थी उस चीज़ की। ठीक है, और ये कोई स्प्रिंट नहीं है। आपने एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं उठाना है। आपको ये लगेगा अच्छा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। आपको एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ना है, पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता। मान जी ने 22 साल में तोड़ा था, आपने रोज एक पत्थर तोड़ना है, धीरे धीरे पूरा पहाड़ टूटता चला जाएगा। पूरे सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, रोज करते चले जाना है, बस मजे लेते हुए करते चले जाना है। इसको मजे लेकर सीखो, सिर्फ मैथ को नहीं, साइंस को भी, इंग्लिश को भी मजे लेके सीखो। तो क्या होएगा, वो पत्थर तोड़ने में मजा आएगा आपको, धीरे धीरे पूरा पहाड़ टूट जाएगा। फिर उसको आप रिपीट करोगे, उसके अंदर आप और मास्टर हो जाओगे। ठीक है, किस्मत के भरोसे छोड़कर हम जाएंगे ही नहीं एग्जाम में। क्यों जाएंगे? आपके पास पीडीएफ इतनी ज़बरदस्त, इतना बढ़िया कोर्स है, सारे कंटेंट सीखो। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर अगर वो पूछ ले तो, इससे बाहर अंडरस्टैंडिंग से वो पूछ ले तो। ठीक है, और ऊपर से ये बात, जो आपको क्वेश्चन दे दिए 98% प्लस क्वेश्चन, ये मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ। वर्स्ट केस यानी कि पेपर का पैटर्न बदल गया, अलग ही तरह के क्वेश्चन उसने पूछ लिए, फिर भी 98% क्वेश्चन यहाँ से होंगे। और नॉर्मल इसी लैब पर चलता रहा तो 100% क्वेश्चन यहाँ से होंगे, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च, बहुत जोर लगाया है, दिन रात मेहनत की है, और अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने कसर नहीं छोड़ी है। तो आप कसर छोड़ोगे कि नहीं, ये सवाल है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, बट रोज़ करते रहना है कंसिस्टेंटली। चलिए जी, ठीक है। तो किसी भी टाइप के सवाल से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस सीखते चले जाओ। सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपने आप होता चला जाएगा। आप अपना काम करते चले जाओ, रिजल्ट अपने आप को संभाल लेगा। आप खुद को संभाल लो बस। करें जी, 5% ऑफ ए इक्वल टू बी। तो 5% ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू ए, यही हो जाएगा ना, 5/100 इंटू ए। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, A/20 इक्वल टू बी। देन B% ऑफ 20, तो B% ऑफ 20 क्या होएगा, B/100 इंटू 20, तो 20×500। तो मुझे B/5 की वैल्यू चाहिए, मुझे B की वैल्यू मिल गई, B/5 की वैल्यू चाहिए। तो इधर भी दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दे। A के टर्म्स में तो ये वैल्यू होएगी भाई B की, यानी कि A/100। तो जिस भी ऑप्शन में A/100 दिखे मार दो टिक। तो 20% का मतलब क्या है, 20/100 यानी कि 1/5। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/10। मन ही मन में कर सकते हो आप, ये तो नहीं होगा। 50% का मतलब है 1/2, तो ये हो जाएगा A/40। नहीं, मुझे A/100 चाहिए। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है। 20% का मतलब है 1/5, तो ये हो गया A/100। दिस इज द आंसर ब्रो, 1/2 ये भी आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाऊंगा तो कर लोगे। टू परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो 2% ऑफ ए यानी कि 2/100 यानी कि 1/50। तो ये क्या है, A/50 इज इक्वल टू बी। B% ऑफ 10 या फिर 10% ऑफ बी, मैंने आपको क्या बोला था, X% ऑफ वाई इज इक्वल टू Y% ऑफ एक्स। तो B% ऑफ 10 निकालने में आपको अजीब लग रहा होगा। 10% ऑफ बी तो ठीक है ना, 10% 1/10 होता है, तो B का 1/10 है। अदरवाइज इसको ऐसे करोगे,
तो b की वैल्यू तो दे दी, अब वो बोल रहा है कि b/10 की वैल्यू बताओ। तो भैया इसको दोनों तरफ 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा a/500। तो जो भी ऑप्शन मुझे a/500 देगा वो आंसर है। देखते हैं 200% का क्या मतलब होता है, उस चीज़ का डबल। 300% का मतलब क्या है, ट्रिपल। 400% का मतलब 4 गुना। 200% यानी कि 200/100 डबल। मुझे 2a नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a/500। तो देखते हैं कौन देगा। 20% 1/5, ये तो 1/50 दे रहा है, नहीं चाहिए। 200% यानी कि 2 गुना, नहीं चाहिए। 20% 1/5 a/500, यही चाहिए। ठीक है जी। if a% of b is equal to if a% of b plus b% of a is 10% of a plus b, then the sum of reciprocals of a and b। एक तो इस चीज़ को समझो, ये बार बार आता है आपके एग्जाम में, और ये मैं नंबर सिस्टम में ही बता चुका हूँ। कई बार बंदा आपसे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स पूछता है, तो आपको वो एग्जैक्ट नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप 2 नंबर के रेसिप्रोकल का सम कर रहे हो तो वो क्या आ जाता है, वो ये आ जाता है। उन दोनों नंबर्स का हमें सम चाहिए और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर आपको वो एक्चुअल नंबर मिल जाए तो बढ़िया ही बात है, ठीक है। एक्चुअल नंबर मिल भी जाएंगे तो भी हम ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर सम लिखेंगे नीचे प्रोडक्ट लिखेंगे उनका, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर देखते हैं a% ऑफ b यानी कि ab/100 प्लस b% ऑफ a ba/100। वैसे हमें पहले ही पता है a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, तो मैं यहीं पर इसी को डबल कर देता, भैया इसी का डबल है, एम ही तो है दोनों। इज इक्वल टू 10% यानी कि 1/10, है ना। 10% यानी कि 1/10 ऑफ a प्लस बी। उसे ये चीज़ चाहिए a+b/ab। a प्लस बी ये रहा, ए बी ये रहा, इस ए बी को उधर भेजो। एक बार तो कुछ काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 10। इस ए बी को अगर मैं इधर भेजूंगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/5। दैट्स इट, यही उसको चाहिए था। तो इस छोटी चीज़ को भी याद रखो, ठीक है। क्या लिखोगे अपने नोट्स में, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a+b/ab, और फिर ऐसे लिख लो सम बटे प्रोडक्ट। इसके ऊपर बार बार नज़र कभी कभी आपकी पड़ेगी तो आपको ये याद रहेगा। a% ऑफ x इज इक्वल टू b% ऑफ y, देन c% ऑफ y इज what % ऑफ x। तो देख लेते हैं भाई, a% ऑफ x यानी कि a/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू b% ऑफ y यानी कि by/100, ठीक है। a% ऑफ x इज इक्वल टू b% ऑफ y। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रहे, मैंने आपको क्या बता रखा है, किसी वैल्यू का कुछ %, किसी वैल्यू का कुछ % अगर आपको दिया है तो उन दोनों वैल्यू का आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि उसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बट वैसे भी आपको पता होना चाहिए। देन c% ऑफ y, तो c% ऑफ y इज what % ऑफ x। तो c% ऑफ y क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे बताऊँ। मतलब अपने दिमाग में तो है आंसर, और मेथड में आपको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, वही टीचर का काम है ना। c% ऑफ y what % की जगह अगर मैं कुछ मान लूँ, ऐसे ही कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। तो भैया c% ऑफ y यानी कि c/100 इंटू वाई इज इक्वल टू इज वट % ऑफ x। तो इस वट की जगह मैं k मान लेता हूँ, इस k% ऑफ x। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो भैया k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी c इंटू y/x, ठीक है। अब आपके उत्तर देखो, उत्तर किस फॉर्म में है, उत्तर के अंदर तो c a और b है, अब ये y और x तो है नहीं, तो y और x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। x को इधर ले जाओ, y/x इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ पर आप इसकी जगह रखोगे a/b, इतने % है, ca/b या ac/b, इस ऑप्शन पे। क्लियर है, ठीक है। पहली बार देखने में क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है। अगर पहली बार में ही सबको समझ में आ रहा होता तो फिर इतना टाइम क्यों लगता कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है।
तो किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, अगर थोड़ी सी भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे वो विद टाइम ईजी लगेगी, आपको बहुत ईजी लगेगी अगर लगे रहे तो। m% ऑफ m यानी कि m/100 इंटू एम, तो m² अपॉन 100 प्लस n% ऑफ n²/100 n/100 इंटू n इज इक्वल टू 2% ऑफ दैट, तो 2mn/100। तो 100 से 100 गया, ये क्या हो जाएगा, इस 2mn को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो आपको साफ दिख रहा होगा कि क्या बनेगा, अगर थोड़ा सा भी अलजेब्रा की आइडेंटिटी आती है तो। इट इम्प्लाइज दैट m-n का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि m-n 0 है। मैं खाम का बहुत ज़्यादा स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को वहीं पर दिख गया कि m इज इक्वल टू n है। इट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, m का कितने परसेंट n है। m और n बराबर हैं, दो वैल्यू बराबर हैं, तो एक वैल्यू दूसरे की कितनी परसेंट होगी, 100% होगी, दोनों बराबर हैं, तो आंसर इस ऑप्शन से। ठीक है, क्लियर है जी। If x% of y is 150 and y% of z is 300, x% of y is equal to 150 and y% of z is equal to 300. Okay. Then the relation between x and z, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं डिवाइड करके इनका रेशियो लिखूंगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसका क्या मतलब है कि नीचे जो 100 आना था वो कट गया और y से y गया, x और z का मुझे रेशियो मिल गया। 150 कम 150, 150 दूनी 300, 1:2। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड z, x और z में क्या रिलेशन है, z इज इक्वल टू 2x या x इज इक्वल टू z/2, कुछ ऐसा गिवन होगा, z इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये बताओ उसी तरीके से होगा। a% ऑफ 240 इज c, a% ऑफ 240 इज c एंड c% ऑफ a इज इक्वल टू 117.6। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस c, यानी कि मुझे a और c की वैल्यू निकालनी है और उनका सम बताना है। तो देख लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, a से a चला गया, जी हाँ, ये c उधर ऊपर चला गया c², और ये इधर आ गया, इधर एक 0 है और इधर एक पॉइंट है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, इधर की 0 खत्म हो गई, उधर का पॉइंट हट गया। पॉइंट का मतलब क्या है, नीचे 10 है, उस 0 से 0 कट गई, ऐसे मान लो। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट करना है, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या मामला है। इसके अंदर 24 है, तो इसके अंदर भी शायद 12 हो, 12 नहीं में 108, हाँ 12 इसके अंदर है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 12 नहीं में 108, 12 8 96। ठीक है, इसको मैंने तोड़ लिया, तो ये हो जाएगा 2 × 49। तो c की वैल्यू हो जाएगी 49 की जगह मैंने लिख लिया 7, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, और ये 12 दूनी 24 है, ये 24 है, 2 24 की जगह मैंने 1 24 ले लिया, तो दैट इज़ 168। अगर आपको c की वैल्यू मिल गई तो अब कहीं पर भी पुट कर लो, इनमें कहीं पर भी पुट कर लो, तो ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं ना, नीचे पॉइंट वाले में क्यों उलझते हैं। तो c की वैल्यू इज इक्वल टू 168, a/100% इंटू 240 इज इक्वल टू 168, 24 7 168, 0 से 0 गई, a इज इक्वल टू 70। इसने पूछा है a प्लस c, 70 और 168 का सम क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 और 16 और 7 23, 238। ठीक है, ये बताओ जी। %78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस x, तो ये स्पेशली सेट किया गया क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम का नहीं है, तो ये एक चीज़ सिखाने के लिए आपको बताया गया है। तो मैंने क्या बताया था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, जीरोज़ को इधर उधर किसी भी नंबर को शिफ्ट कर सकते हो, खाली 0 को नहीं, यहाँ से 2 उठा के इसको दे दिया, परसेंटेज उठा के इसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है 785 और यहाँ पर क्या है 78.5, तो ये 0 मैंने उठा के यहाँ पर दे दी, ये तो ये पॉइंट हट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 785% ऑफ 64। तो अब मैं परसेंटेज को भी उसको दे दूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 64% ऑफ 785, क्योंकि वहाँ पर भी 785 का कुछ परसेंटेज है, यहाँ पर भी 785 का कुछ परसेंट हो जाएगा, प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू 29। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 21 निम्मा 189, 18 21 दूनी 42 और 18 109। ठीक किया है, ठीक है। तो 64% ऑफ 785, 36% ऑफ 785, ये हो जाएगा 100% ऑफ 785। तो 785 का 100% कितना हो गया? 785 खुद। तो 785 में से क्या घटाऊं कि 609 आए? यही हो गया इक्वेशन। तो देख लेते हैं 785 में से 609 को घटा के कितना छोटा है वो। 15 में से 9 गए, या फिर 85 में से 9 गए, 76। ठीक है, तो 76 इसका आंसर। 85 में से 9 घटाए तो 7 में 6, यार कैरी नहीं होएगा ना इस केस में, ऑप्शन डी। ठीक है जी। मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद टीयर 2 का क्वेश्चन है या पता नहीं टीयर 1 क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान नहीं, सीजीएल का है, बहुत पहले पूछा गया है, पता नहीं 12-13 में पूछा गया था या 2-3 में, तो कहाँ 12-13 में पूछा गया होगा। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। एक पेपर कैंसिल हो गया था, सबसे पहले जो सीजीएल का पेपर कैंसिल हुआ था शायद 13 में हुआ था, वो री एग्जाम हुआ था, उसका एक क्वेश्चन है शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB. आपको काफ़ी मज़ेदार तरीके से करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को करने का, जो बेस्ट तरीका है, और एक जगह नहीं है, कई जगह ये तरीका लगेगा। A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3. Such that AC is 3. तो ये 3 है, तो ये 2 है, आप बोलोगे ठीक है, टोटल 5 है। इफ़ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाई 6%, अगर AC की लेंथ 6% इंक्रीज कर दी जाए, द लेंथ ऑफ CB डिक्रीज बाई, तो CB की लेंथ कितनी डिक्रीज होगी? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर AC की लेंथ 6% इंक्रीज करोगे तो इस 3 का जो 6% है, इस 3 का जो 6% बनेगा उतना ये लेंथ इंक्रीज होएगी, और ये फिक्स है AB, यानी कि पॉइंट C को उधर सरकाओगे तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा, ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी कुछ सेंटीमीटर उतनी ही ये घट जाएगी, है ना? ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये कितना बढ़ रहा है, ये 6% बढ़ रहा है। इस 3 का जो 6% आएगा, हमें ये देखना है कि वो इस 2 का क्या परसेंट होगा, है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि राम और श्याम है, राम की सैलरी डबल है श्याम से। अब राम अपने बेटे को पॉकेट मनी देता है कितनी? 10%। ठीक है, अब श्याम जो है, श्याम का बेटा भी आया कि पापा मुझे उतनी ही पॉकेट मनी चाहिए जितने राम के बेटे को मिल रही है, मेरे को नहीं पता, वो मेरे को चिढ़ाता है। तो राम को 10% दे के काम चल गया सिर्फ उसकी सैलरी का, लेकिन श्याम को 20% देनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि राम की सैलरी डबल है। अगर ये 10% दे देगा, इसकी सैलरी थोड़ी है, थोड़ी सैलरी का 10% थोड़ा होगा, इसकी सैलरी आधी है तो वो आधा होगा, तो सैलरी आधी है तो इसको परसेंटेज डबल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका कुछ परसेंट इसके कितने परसेंट के बराबर होगा? इनका जो रेशियो है, मतलब जो वैल्यू इसकी 6% है वो इसकी कितनी बराबर होगी? तो अगर वैल्यूज का रेशियो 3:2 है तो परसेंटेज का रेशियो 2:3 होगा। 2 का 3 गुना है तो 3 का 3 गुना 9%, 2 का 9%, 3 का 6% बराबर है 2 का 9%, तो 9% इज द आंसर। स्टार्टिंग में ये डाइजेस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट को देखा है, कुछ को समझ में भी आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते हो कि मैंने ये मान लिया कि भैया इसको अगर 6% बढ़ाया तो इसको k% घटाया, ठीक है, इसको 6% बढ़ाया तो इसको k% घटाया, तो इसका जो 6% था, जितनी ये बढ़ी है ये उतनी ही घटी है ना, तो 6% ऑफ 3 इज इक्वल टू k% ऑफ 2, तो निकाल लो k की वैल्यू। अभी आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज क्या है, 6 × 3 इज इक्वल टू k × 2, 6 × 18 इज इक्वल टू 2k, 2 में 18, k इज इक्वल टू 9।
ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी। अदरवाइज अब जनरली इसको स्टूडेंट कैसे करते हैं, जो बेसिक कन्वेंशनल मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो लंबाई है वो मैंने 3 और 2 ना लेके, बिकॉज परसेंटेज में ही मामला करना है, सेट परसेंटेज में ही करना है, तो भैया 30 और 20 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में ही आंसर बताना है। तो 30 जब 6% बढ़ गया, या फिर 300 200 कर लो, थोड़ा और प्यारा हो जाएगा। 300 जब 6% बढ़ गया, इसका 6% कितना है, इसका 6% है 18, तो ये 18 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो ये 18 सेंटीमीटर कट जाएगा। 18 सेंटीमीटर इसके लिए कितना है, इसका 1% 2 है, तो 2 में 18 9, ऑप्शन डी। ठीक है, सेटिस्फाइड। अंकित वाज टू गेट ए 29% हाइक इन हिज सैलरी। ये एक बार करो, मजेदार क्वेश्चन है। बट ड्यू टू टाइपिंग एरर दिस फिगर वाज रॉन्गली टाइप्ड एज 57%। अंकित को 29% हाइक मिलनी थी उसकी सैलरी में, बट गलती से किसी ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी और उसकी सैलरी 57% बढ़ गई। ठीक है, एंड द न्यू सैलरी स्लिप वाज प्रिंटेड, न्यू सैलरी स्लिप प्रिंट हो गई, एंड ही रिसीव्ड दिस रिवाइज्ड सैलरी फॉर 3 मंथ्स, और उसको नई बढ़ी हुई सैलरी, ज़्यादा सैलरी मिली उसको 3 महीने तक। ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड द मिस्टेक, 3 महीने तक उसको सैलरी मिली और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गलती पता लग गई कि अच्छा ज़्यादा सैलरी ले रहा है। द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ्स वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज 4th मंथ्स सैलरी, उसके चौथे महीने की सैलरी से काट लिया गया जो उसको पहले एक्सेस दिया था। इफ आफ्टर डिडक्शन ही गेट्स 9,000 रुपीज एज 4th मंथ्स सैलरी, देन फाइंड हिज एक्चुअल करंट सैलरी। ठीक है, देखते हैं तो उसे कितना ज़्यादा दिया गया। उसे 29% की हाइक मिलनी थी, आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन उसे 57% की दे दी, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 57 में से 29 घटाओगे, जी हाँ घटा देंगे। और ऐसे केसेस में हमें एक और काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं ताकि इस कैलकुलेशन को हम आसान कर पाएं। आप दोनों के अंदर एक जोड़ दो, आप 57 और 29 और 57 में आप गैप देख रहे हो, अगर मैं दोनों को एक कदम आगे बढ़ा दूं तो ये 30 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। दोनों को अगर एक कदम, 2 बंदों में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है ये देखना है, दोनों को 1 किलोमीटर आगे कर देंगे तो डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। तो मैंने एक बढ़ाया क्यों, एक घटाया क्यों नहीं, या एक ही क्यों बढ़ाया, क्योंकि 29 में एक जोड़ने पर 30 आ रहा था, तो आप 58 में से 30 घटाओगे तो 28 आ जाएगा, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये काम मनी मन में करना है, मनी मन में। अच्छा 29 दिख रहा है, 58 में से 30 घटा दो, 28%। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता एक क्लास में, और वो सीखने की भी नहीं है एक क्लास में। आपको लगेगा ये क्या फालतू बकवास कर रहा है, हमें कैसे ध्यान आएगा जब हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके चलता हुआ बताता रहूँगा। और ये नहीं है ये सारी चीज़ें मैं सोच के बैठा हूँ पहले मेरे को पता है, नहीं, मैं जैसे करता हूँ मैं वैसे आपको बता देता हूँ, बट सिंपल है, मतलब मैं इसको जैसे करूँगा। हो सकता है पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया तो मैंने ऐसे ना किया हो, ऐसे ही मैंने कर लिया होगा, 17 में से 9 गए, 8 4 में से 2 गए, तो अब की बार मेरे को ध्यान आया तो मैंने बता दिया। तो ऐसे ही जब पूरा कोर्स करोगे तो आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। ठीक है, तो 30 में तो 58 में से 30 गया 28%, तो उसको 28% ज़्यादा सैलरी मिल गई। और ये काम कितने दिनों तक हुआ, 3 महीने तक हुआ, तो उसको टोटल 84% ज़्यादा मिल गई, है ना, 84% ज़्यादा मिल गई। अब ये कटेगी, तो पहले अगर उसको 100% सैलरी मिल रही थी, तो आज उसको 129% सैलरी उसकी एक्चुअल सैलरी है। एक्चुअल सैलरी उसकी कितनी है, पहले अगर उसकी सैलरी 100 थी तो उसकी आज की सैलरी हो गई पहले वाली के कंपैरिजन में 129, बट उसने गलती से 157 ले ली, उसने 84% एक्स्ट्रा ले ली, तो चौथे महीने में जो उसको सैलरी मिलनी है वो कितनी मिलनी है, वो उसको 129 मिलनी है, क्योंकि वो तो उसकी एक्चुअल बढ़त है। तो उस भाई साहब को 129% से 84 कम मिला। भाई ये तो काटेंगे, तो 9 में से 4 गए 5, 12 में से 8 गए 4, तो उसको सिर्फ 45% मिलेगी। और इस 45% की वैल्यू कितनी है, इस 45% की वैल्यू है 9,000। कितने गुना है, 200 गुना है, 45 दूनी 90। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, फाइंड इज एक्चुअल करंट सैलरी। अब उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी है, अब उसकी एक्चुअल सैलरी 100 थोड़ी रह गई है, बढ़ गई है, 129 हो गई है, तो 129 की वैल्यू निकालनी। 100 तो पुरानी थी, अब बढ़ के 129 हो गई है, तो 129 का डबल कर दो भाई, 12 का डबल 240 और 9 का डबल 18, 258 के आगे 2 जीरो लगानी है, 25,800।
ऑप्शन डी। ठीक है। A person who has a certain amount with him goes to market. He can buy 50 oranges or 40 mangoes with it. उसके पास जो रुपए है ना, उसमें या तो वो 50 ऑरेंज खरीद ले या वो 40 मैंगो ले ले। मैंगो थोड़े से महंगे हैं, ठीक है। आम का नाम ही आम है, लेकिन ये आम फ्रूट नहीं है, बहुत खास फ्रूट है। ही रिटेन्स 10% ऑफ अमाउंट फॉर द टैक्सी फेयर। उसने 10% अमाउंट टैक्सी फेयर के लिए बचा लिया। मुझे एक बात बताओ, उसके पास जो रुपए थे उससे या तो 50 ऑरेंज ले ले या 40 आम ले ले, 40 मैंगो ले ले। अगर आधे ही रुपए होते, आधे रुपए उसके खो गए, तो आधी चीज़ें ले पाएगा, या तो 25 ऑरेंज ले पाएगा या 20 मैंगो, क्योंकि आधे रुपए तो खो गए ना। या ये लेगा या ये दोनों नहीं, या ये, ठीक है। तो अब उसने 10% रुपए बचा लिए, 10% किसी और काम के लिए एलोकेट कर दिए, तो जो चीज़ें वो ले सकता था वो 10% कम हो जाएंगी। तो इसका 10% है 4, तो 36 ही मैंगो ले पाएगा। इसका 10% है 5, 50 - 5, 45 ही ऑरेंज ले पाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब ही बाइज 24 मैंगोस, 24 मैंगो खरीद लिए। आपने क्या देखना है कि भैया 24 मैंगो खरीद लिए, तो और कितने मैंगो खरीद सकता है। टोटल 36 खरीद सकता था, 24 खरीद लिए, तो 12 मैंगो खरीद सकता है। तो इसके कंपैरिजन में कितने हैं, 1/3। तो इसके कंपैरिजन में 1/3, 15 ऑरेंज खरीद पाएगा। 36 मैंगो बराबर है 45 ऑरेंज, 12 मैंगो बराबर है 15 ऑरेंज। 12 मैंगो अगर खरीदने की कैपेसिटी है तो 15 ऑरेंज खरीद सकता है, इनमें से कुछ भी खरीद सकता है। क्लियर? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। Due to some crisis, some people from state A migrated to state B and thereby the population of second state, यानी कि state B की बात कर रहे हैं, increased by 19.96। अब मैं state B की बात कर रहा हूँ। state B की पहले population 100 थी, तो अब 119.96 हो गई, 19.96 बढ़ गई, ठीक है। However, at a later stage, all of them returned to state A, और ये सारे बंदे state A पर भाग गए वापिस, जो मामला ठीक हुआ, शांत हुआ। तो then by what % correct up to 2 decimal places did the population of state B decrease? स्टेट बी की पॉपुलेशन कितने % डिक्रीज हुई? देखो, पहले उसकी पॉपुलेशन 100 थी, 119.96 हो गई, तो अब उसकी पॉपुलेशन 119.96 है। अब वो वापस से 100 होएगी, तो कितने घट गए, 19.96 घट जाएंगे, ठीक है। कितने में से, अब मैं पूछ रहा हूँ कितने में से 19.96 घट गए, इतने में से। अब की बार अगर आप देखोगे कितने % घट गई, तो इतने में से देखोगे ना, क्लियर है। तो हम क्या देखेंगे कि कितने % घट गई, कि 19.96 इज व्हाट % ऑफ 119.96। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको शिफ्ट वगैरह बताऊं, ये देखो SSC MTS का देख लिया होगा नीचे, है ना, एक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करूं, और उसने क्या बोला है, उसने बोला है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसे वो कई बार करता है। मुझे एक बात बताओ, आपने सिर्फ इतना पता कर लिया ये 16 पॉइंट समथिंग है, कोई ऑप्शन आपको दिक्कत देगा नहीं, चाहे वो करेक्ट अप टू 100 डेसिमल प्लेसेस बोल दे। बोलने से क्या होता है, प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब ये 16.64 है, ये 16.63 है, ये 16.61 है, ये 16.65 है। भैया करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताना है, और वो हमें एक्चुअल में निकालना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। अब करेक्ट अप टू क्या, ये पता कर लो बस, 16 समथिंग है, 19 समथिंग है, 18 समथिंग है, 17 समथिंग है। बोलने से क्या होता है उसके ना। तो इसको भी मज़ेदार तरीके से करेंगे। तो एक तो आपके पास तरीका है कि 1996 बटे में 119 बटे 96 गुणा में 100, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, 19.96 की जगह 20 मान लो, 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 120। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैंने 20 बटे 120 लिखा है, तो हमारा ये जो उत्तर आएगा ये बड़ा है या छोटा है, ये कितना आएगा, ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप अप्रोक्सीमेट करते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 16.64 और 16.68 कर दूँ, तो देखना आपको कैसे कन्फ्यूजन होगी।
तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये 1/6 है। तो 1/6 का मतलब क्या है, 16.66। तो हमारा उत्तर 16.66 के पास है। अगर ऐसे दो ऑप्शन हो गए तो 16.66 से छोटा है या बड़ा है, हमें ये नहीं पता। तो हमें पता होना चाहिए हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया है उसका क्या इंपैक्ट होगा। बहुत ही ईजी है। एक फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनती है। तो मुझे बस ये बता दो, अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ा दोगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, आपको पता है। तो आप सिर्फ ये देख लो कि कौन सी चीज कितने गुणा बढ़ी है। ये मत देखना ऐड कितना हुआ है, ऐड तो दोनों में सेम हुआ है, कौन सी चीज कितने गुणा बढ़ी है। यहां पर भी उतना ही जुड़ा है, यहां पर भी उतना ही जुड़ा है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज कितने गुना बढ़ी है। मान लो एक बंदे की सैलरी 4 रुपए बढ़ गई, उसकी सैलरी है 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी 4 रुपए बढ़ गई। एक और बंदे की सैलरी 4 रुपए बढ़ गई, लेकिन उसकी सैलरी है 1 करोड़। तो गुणा में किसकी ज्यादा बढ़ेगी, 100 रुपए वाले की बढ़ेगी ना, उसको ज्यादा खुशी होगी ना कि 100 रुपए पर 4 बढ़े, उसके 1 करोड़ पर 4 बढ़े। तो छोटी वैल्यू पर सेम अमाउंट बढ़ा, बड़ी वैल्यू पर सेम अमाउंट बढ़ा, तो ये ज्यादा गुणा बढ़ गया। न्यूमरेटर ज्यादा गुणा बढ़ गया तो फ्रैक्शन बढ़ी होगी, ये वाली फ्रैक्शन बढ़ी है। हमारा एक्चुअल आंसर 1/6 से छोटा है। अच्छा 16.66 से छोटा है ऑप्शन बी। हालांकि वो इतना करता नहीं है, मैं वैसे ही आपको समझा रहा था इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो इतना करता नहीं है। हाँ एक आधे क्वेश्चन में ऐसे मैंने देखा है जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है अगर आपको अप्रोक्सीमेशन का असर ना दिखे तो पता होना चाहिए ना, छोटी सी बात है। और एंड ऑफ द शो। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। अब हम अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तो भाई ईमानदारी से मेहनत करके लगे रहो। अगर आप एक दिन में कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लगे रहे तो आप एक दिन वो काम ज़रूर कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखो।